उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और चारधाम के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 22,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और आज भी धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं यात्रियों की सुविधा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकारी मशीनरी में काम करने में भी जुटी हुई है। वहीं यमुनोत्री धाम से पहले दिन 12,193 यात्रियों ने दर्शन किए और गंगोत्री में 2,203 यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन केदारनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं ज्यादा यात्रियों के लिए केदारनाथ में व्यवस्था बनाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ की, दूसरी तस्वीर यमुनोत्री की और तीसरी तस्वीर है गंगोत्री की। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंचे वो केदारनाथ पहुंचे और हालांकि 15,000 का आंकड़ा निर्धारित किया गया था, लेकिन 22,000 के करीब श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो केदारनाथ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और ऐसे में मई जून की बुकिंग भी फुल हो चुकी है। साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही अब बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे 12 तारीख को। तो ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सुबह 7 बजे कपाट खोले गए थे और जैसे ही कपाट खुले बड़ी संख्या में लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में दर्शन करने के लिए दूसरा गेट खोला गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें हमने देखी, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, खास करके केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 15,000 आंकड़ा था, लेकिन 22,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। अब दूसरे दिन भी माना जा रहा है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो केदारनाथ की यात्रा हो कल से शुरू हुई और कल लगभग 22,000 लोगों ने वहां पे दर्शन किए और आज भी जो आंकड़ा है लगभग यही रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल आज सुबह से लगभग 4 बजे से यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बारिश लगी हुई है और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बद्रीनाथ NH है और यहीं से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा जाती है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 घंटे से यहाँ पे अभी सड़क बंद है। लगभग यहाँ से और 5 किलोमीटर आगे एक साइडिंग जोन वहां पर है और मलबा पत्थर गिरे हुए, लगातार सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से कल यात्रा को देखा गया, केदारनाथ की यात्रा को, काफी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। पहले दिन ही लगभग 22,000 श्रद्धालु वहां पे पहुंचे, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। और कल जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी वहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि व्यवस्थाएं और बढ़िया की जाएंगी और श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सवाल अभी व्यवस्थाओं का भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम खराब होने के बावजूद भी लगातार दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब 6 महीने तक ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी और एक बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खोले जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की डोली और रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। आज शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश और साथ ही कुबेर और उद्धव की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खुल जाएंगे। तो 12 तारीख यानी कि कल बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि जो पहले विधि विधान से अनुष्ठान होते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। शंकराचार्य की डोली रवाना हो चुकी है और इसके बाद पे कल आप देखेंगे जैसे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तस्वीरें सामने आई, ठीक वैसे ही बद्री विशाल से भी तस्वीरें आएंगी। और चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कल बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। विशेष जो अनुष्ठान होते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। बताइए कल क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और कल कितनी बड़ी संख्या में लोग बद्री विशाल पहुंचेंगे? जी, अगर बात करें तो उत्तराखंड के 3 धामों के कपाट खुलने के बाद अब भगवान बद्री विशाल यानी कि भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां
शुरू हो चुकी है और कल प्रातःकाल यानी कि ठीक 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट यह पूरी हो चुकी है। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली के साथ रावल जी और धन के देवता कुबेर और उद्धव तथा तिल कलश यानी कि तेल कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा। दोपहर तक ये सभी लोग देव डोलियों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और उसके बाद जो परंपराएं हैं उनको निभाने का काम शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि आज जिस तरीके से तैयारियों की अगर बात करें, बीकेटीसी लगभग दोपहर के बाद आज भगवान बद्री विशाल के भव्य मंदिर को सजाने का काम भी शुरू कर देगी और लगभग 15 से 20 कुंतल फूलों से भगवान बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार किया जाएगा। हालांकि आज अगर बात करें तो थोड़ा सा मौसम जरूर खराब है, बारिश शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। चाहे स्थानीय लोग हों या देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अब हर किसी को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार है। जी बिल्कुल। और साथ ही नितिन ये भी बताइए कि मौसम कैसा बना हुआ है, क्या अभी जो टेम्परेचर है वो अनुकूल है ताकि लोग जब पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो? जी निश्चित रूप से अगर मौसम की बात करें तो अगले 3 दिन मौसम विभाग ने हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। और अगर बद्रीनाथ धाम में अगर हल्की बारिश होती है तो सुबह शाम का तापमान में जरूर गिरावट आ सकती है। और अभी भी आप देखिए जो बद्रीनाथ धाम की जो चोटियां हैं वहाँ पे बादल छाए हुए हैं और बारिश इस समय यहाँ पे हो रही है। हल्की बूंदाबांदी सुबह से जारी है लेकिन बारिश तेज हो चुकी है, लेकिन भक्तों की संख्या में कहीं भी कमी नहीं है क्योंकि सड़कें भी ठीक हैं। ऐसे में जो तीर्थ यात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ आ रहे हैं और अब काफी कम समय रह गया, यानी कि अब 22 घंटे ही बचे हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने का। तो इसलिए इंतजार है कि जल्द से जल्द भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलें और भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की यात्रा भी ग्रीष्मकाल के लिए शुरू हो जाएगी। जी तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से ही खबर है जहां पर देवाल में एक कार पिंडर नदी में गिर गई, जिसके बाद में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आर्मी के जवान का शव भी बरामद किया गया। यहां देवाल सुयालकोट मानमती रोड पर यह हादसा हुआ है जब बेकाबू कार नदी में समा गई। गढ़वाल राइफल के जवान 32 साल के प्रमोद सिंह की हादसे में मौत हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर पूरी तरह से मोहर लग गई है, यानी कि नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 50 साल के हिसाब से प्लान बनाने का आदेश भी दे दिया है। और हाईकोर्ट के आदेश की ये बड़ी बात है कि हल्द्वानी के गोलापार में हाईकोर्ट शिफ्टिंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यानी कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होगा। साथ ही साथ ऋषिकेश आईडीपीएल में हाईकोर्ट की नई बेंच की बात को भी खत्म कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 80 जज और 7,000 वकीलों के हिसाब से हाईकोर्ट के लिए जगह तय करें और इसके लिए जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पोर्टल के जरिए इस सुझाव पर जानकारी भी देंगे और हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए कमेटी भी बनाई गई है। एक्ट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, हाईकोर्ट आपको नैनीताल ही के अंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरी डिमांड थी कि एचएमटी जो नैनीताल के अंतर्गत आता है, नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें हाईकोर्ट बनाया जाए। आज भी जो है कि वही बात आगे भी रहेगी और ये इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए माननीय अदालत ने यही बात कही है कि साहब आप जो है कि जमीन की तलाश करें और जब जमीन पूरी हो जाती है उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट शिफ्टिंग के बारे में निर्णय लेंगे। जो जजमेंट में फुल कोर्ट का डिसीजन कोटेड है उसके हिसाब से उन्होंने शिफ्टिंग के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। अब क्योंकि एक उचित जगह मिल नहीं रही थी तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट दैट प्रोसेस, अपने जजमेंट में ये लिखा है कि हम उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द वो शिफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए।
देहरादून से भी एक खबर मिल रही है। गढ़वाल की सभी बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि ऋषिकेश आईडीपीएल हाईकोर्ट के लिए सही जगह होगी। इस मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा और देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और साथी मेंबर्स का कहना है कि वो हल्द्वानी में भी शिफ्टिंग के विरोध में नहीं थे, पर यह देखा जाना जरूरी है कि जहां भी जगह तय हो वहां व्यवस्थाएं पूरी हो। से मुलाकात करेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ ले जाने का प्रयास करेंगे कि वो आईडीपीएल एक अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहाँ पर कम पैसे में बहुत बड़ी जगह वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर जैसा उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि 7,000 वकीलों के बैठने की जगह होनी चाहिए, 80 जजेस के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, कोर्ट रूम्स होने। हाईकोर्ट की स्थापना के लिए सिर्फ हाईकोर्ट की बिल्डिंग नहीं चाहिए, अधिवक्ताओं के चैम्बर चाहिए, उसके अलावा जजेस के रहने के लिए बंगलो चाहिए, उसके अलावा स्टाफ है, दुनिया भर का स्टाफ है, उनके रेजिडेंस हैं। जिस तरह वन विभाग में बड़े अफसरों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, उसी तरह के कड़े एक्शन की मांग कृषि विभाग में भी हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि नकली खाद बांटने वाले कृषि विभाग में मुख्यमंत्री को एसआईटी जांच करवानी चाहिए ताकि घपले वाले कृषि विभाग में कार्रवाई हो सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में नकली जिंक सल्फेट किसानों को बांटने का काम कृषि विभाग ने किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी से हरिद्वार के किसानों ने इसकी शिकायत की। जांच हो रही है, पर कार्रवाई किस पर होगी? छोटे कर्मचारियों पर या कृषि विभाग के बड़े अफसरों पर? बड़ा सवाल ये है। करोड़ों रुपए के नकली जिंक सल्फेट घोटाले पर कोई कार्रवाई न होने से विपक्ष हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब इस घपले की जांच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल की मांग की है। हरीश रावत के मुताबिक नकली बीज, खाद और कीटनाशक बांटने वाले कृषि विभाग की एसआईटी जांच होनी चाहिए। पानी का घपला में घोटाला कर दे रहे हैं इस विभाग में, तो ये उस विभाग की गंभीरता से एक एसआईटी बना करके राज्य सरकार यदि चाहती है तो एसआईटी बना करके जांच करे। यदि श्री धामी धाकड़ हैं तो उनको चाहिए कि वो बागवानी कृषि विभाग में जो है एसआईटी बना करके इन सारे मामलों को उसको रिफर करें, वो जांच करें। कृषि विभाग में घपले की एसआईटी जांच पर फैसला मुख्यमंत्री को करना है, पर हकीकत ये भी है कि एसआईटी जांच के बावजूद उद्यान घोटाले में कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं है और घोटाले की सीबीआई जांच कब पूरी होगी, ये भी सवाल है। हालांकि घपले, घोटाले और जांच की बात पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कोई भी घपलेबाज बख्शा नहीं जाएगा। अपने सेक्रेटरी को उसकी जांच करने के लिए कहा। धामी सरकार में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी होगा तो उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। ये धामी सरकार का संकल्प। सूक्ष्म अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच की जाए और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि और उद्यान विभाग लगातार विवादों में रहे हैं। दोनों विभागों में करप्शन के आरोप खुलकर लगे हैं, पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होने का ही नतीजा है कि नकली जिंक सल्फेट घोटाले में जांच की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बाढ़, भूस्खलन, एवलांच आने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड जल्द ही मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, ताकि आपदा से पहले लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। उत्तराखंड का हर साल किसी न किसी रूप में आपदा से सामना होता है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अब एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने जा रहा है जिससे बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने जैसी घटनाओं के पहले संकेत मिल सके, ताकि लोगों को समय पर न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश भर में संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग भी की जाएगी।
आपदा में बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, ग्लॉफ ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट होता है जो धौलीगंगा में हुआ, फॉरेस्ट फायर है, ये सारी तरह की जो आपदाएं हैं उसमें हम इस तरह की व्यवस्था हो कि उनकी सूचना होने से पहले हमें मिल जाए ताकि हम अलर्ट कर सकें। उसको जो सूचना हमें प्राप्त होने की, वो सूचना को किस तरह से हम प्रसारित करें उसकी व्यवस्था होती है। यानी कि सूचना मिली, उसका डेटा आया, उसकी एनालिसिस हुई, एनालिसिस के बाद वो जो रिफाइंड सूचना है उसका प्रसारण हुआ। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा और 2023 का जोशीमठ भू धसाव जैसी घटनाओं में बचाव का काम करेगा। इन घटनाओं के दौरान अगर मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित होता तो जान माल के भारी नुकसान से बचा जा सकता था। अर्ली वार्निंग एक तरीका हो सकता है, लोगों को पहले बता दें कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, लोगों को पता हो कि बाढ़ से पहले क्या करना है, तो वो सब सावधानियां कर लें तो वो बच पाएंगे। तो मैं एक से ज़्यादा, अगर मैं कोई ये कह रहा है कि मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा हैजार्ड्स के लिए मैं वार्निंग की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मौसम भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसके लिए 3 डॉपलर रडार समेत छोटे बड़े करीब 400 वेदर स्टेशन प्रदेश में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके बादल फटने जैसी घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान नहीं मिल पाता है। इसके लिए केंद्र से उत्तराखंड को एक सुपर कंप्यूटर देने की भी बात हो रही है, जिससे मौसम के आंकड़ों का बारीकी एनालिसिस करके सटीक पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भीमताल झील से कई गांव पर खतरा मंडरा रहा है। डैम बूढ़ा हो चला है तो कई गांव खतरे की जद में हैं। हालांकि सिंचाई विभाग ने डैम को लेकर प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीमताल डैम की दरार ने सिंचाई विभाग के साथ लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। खतरे की जद में पहुंचे झील के डैम पर सिंचाई विभाग को रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इसके बाद इसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जानी है, लेकिन काम अभी सुस्त रफ्तार के साथ चल रहा है। भीमताल डैम में डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल द्वारा विजिट किया गया। उनकी सिफारिशों के अनुसार ही इसमें अभी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य से जो भी परीक्षण सामने आएंगे उसके अनुसार बृहद डीपीआर इसके तैयार कर इसमें ट्रीटमेंट के कार्य किए जाएंगे। दरअसल 1882 में बने इस डैम ने अपनी उम्र पूरी कर ली है, तो कई स्थानों पर दरार बन गई है। हालात ये है कि पर्यटन के साथ सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण इस झील से झील के निचले इलाकों के करीब 12 गाँव पर संकट गहराने लगा है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो जो हमारे नीचे जो यहाँ के वाशिंदे हैं इनको एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। मेरा तो शासन से अपील है कि तत्काल इस पर जो बंद रुका हुआ काम है इस पर तत्काल प्रारंभ काम होना चाहिए। अगर भीमताल के इस डैम पर जल्द काम नहीं हुआ तो संकट हल्द्वानी तक है। वहीं अगर झील को बचाना है तो जल्द काम करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।